औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 72 न्यूज़ और मैं हूं इफ्तिखार अहमद सईद। नाज़रीन, आज बहुत ही ख़ास और स्पेशल प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। इस प्रोग्राम से पाकिस्तानी भी इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे और हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस प्रोग्राम से बिलखुसूस इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। ये प्रोग्राम उन अफराद के लिए है जो सरमायाकारी करना चाहते हैं। सरमायाकारी किन किन जगहों पर हो सकती है, कौन से ऐसे शोबे हैं जिनके अंदर सरमायाकारी कर कर आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, और बिलखुसूस वो अफराद जो कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए कौन से ऐसे मौके हैं इस हुकूमत ने, इस गवर्नमेंट ने जो पैदा किए हैं, वो कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर कर बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और बिलखुसूस हम वो वाला शोबा आपको बताने जा रहे हैं जो कि तमाम शोबों की माँ कहलाती है, तामीराती शोबा, जो जिससे तकरीबन कमोबेश 35 जो है वो सनतें वाबस्ता होती हैं और लाखों अफराद का रोज़गार इससे वाबस्ता है। पाकिस्तान की मईशत बहुत अच्छे तरीके से जो है वो आगे बढ़ सकती है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपका एतमाद बहाल होना चाहिए। ये एतमाद कैसे बहाल होता है? क्योंकि माजी के तलख तजर्बात जो है वो आपको पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने से बहुत दूर लेके चले गए हैं। आज हम अपने जो पैनलिस्ट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, ये वो माहिरीन हैं जो आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आप कौन से शोबों में और बिलखुसूस तामीराती शोबे के अंदर कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और किस तरह से अपनी मनी को सेव कर सकते हैं और किस तरह से आप मुनाफा कमा सकते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने अब तक जिन शोबा जात का तस्करा किया और फिर 2 रोज़ कबल भी उन्होंने एक फोरम का उनका बाकायदा उसका इनेकाद किया है, उसके ज़रिए, उस फोरम के ज़रिए जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो है ना एक जगह पर इकट्ठा करके लाया जाएगा और उनको ये मौके फराहम किए जाएंगे कि वो इन्वेस्टमेंट करें और किन किन शोबों में करें, वो सारी तफसीलात वहाँ पर मौजूद होंगी। और दूसरी तरफ जो बड़ा ही अहम तामीराती शोबा है, वहाँ पर भी जो है वो बहुत उन्होंने ज़बरदस्त एक अहम पैकेज का ऐलान किया था अप्रैल के अवाइल के अंदर, 2020 के अंदर ही, और वो तमाम पाकिस्तानियों को भी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी दोनों को जो है वो दावत दी थी कि आइए, और अगर आपका काला धन है तो उसको सफ़ेद करने का बेहतरीन मौका है। दिसंबर तक की वो डेट है और कितने पाकिस्तानी इस्तिफ़ादा हासिल कर चुके हैं और मज़ीद कितना कर सकते हैं, इसके ऊपर भी आज बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, पहले मेहमान आमिर रफ़ीक कुरैशी साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं लाहौर रेस्टोरेंट्स यूनिटी एसोसिएशन के और चेयरमैन हैं MM आलम रोड ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड के। चीफ एग्जीक्यूटिव हैं SS लीगल कंसल्टेंट, वन स्टॉप लीगल सोल्यूशन फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानी। ये हमारे आज के पहले गेस्ट हैं। और दूसरे गेस्ट हमारे जनाब हाशिम भट्टी साहब हैं, मेरे बाएं तरफ तशरीफ़ रखते हैं, डायरेक्टर हैं ज़मीन-ले.com, और ये एक ऐसी नई ऐप जल्द जो है वो आपके मोबाइल के ऊपर अवेलेबल होगी, जो आप एक क्लिक के ऊपर जो है पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन जगहों के ऊपर जो है वो इंतखाब कर सकेंगे कहाँ आपको ज़मीन लेनी है और कहाँ पे आपके लिए बेहतरीन मौके पैदा हो सकते हैं। तीसरे मेरे गेस्ट जो हैं वो राना अब्दुल अजीज़ साहब हैं, डायरेक्टर अल तकमील ग्रुप ऑफ दुबई और ट्रस्ट लिंक प्राइवेट लिमिटेड के ऑनर भी हैं, और गवादर के अंदर इन्होंने अपने कारोबारी मामलात का आगाज़ किया था और पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टीज़ को जो बूम मिला और बहुत सारी जगहों के ऊपर आपने अपनी सर्विसेज सरंजाम दी, इसके अंदर भी मायानास नाम रखते हैं। तो तमाम मेहमानों को खुशामदीद, और अब आगे बढ़ते हैं और बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ मैं आमिर साहब से करना चाहूँगा। आमिर साहब, क्या कहेंगे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने अभी जो सबसे बड़ा बेहतरीन, वैसे तो वो हर जो है ना वो कर रहे हैं, नए से नए प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर रहे हैं, लेकिन अभी रावी रिवर अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का आज ही इफ्तिताह कर दिया गया है। लाहौर एक नई जो है ना जहद उसको दी जाएगी, एक नया शहर आबाद होने जा रहा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को किस कदर मौके मिल सकते हैं अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो? जी, थैंक यू वेरी मच। आपने इंट्रोडक्शन करवाया और इस इम्पोर्टेंट फैक्टर जो कि बहुत बड़ा टॉपिक है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हमारी हर दिल अजीज़ कहने के हमें सबसे ज़्यादा प्यारे हैं कि जो हमारे मुल्क में घूम रही हैं, अपनी मजबूरियाँ, माशी मजबूरियाँ, सोशल मजबूरियों की वजह से दूसरे मुल्क में जाके कारोबार कर रहे हैं। एंड ऑफ द डे उनका दिल दिमाग पाकिस्तान के साथ है, तो इसलिए उनकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स, उनके अपना मुल्क है ये इसलिए इतनी ज़रूरी है
کہ یہاں پہ جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں انہوں نے جیسے بتایا ابھی آپ نے کہ راوی جو ریور کے ساتھ اربن ڈیولپمنٹ جو پورا شروع کیا ہے یہ ایک پارٹ ہے, یہ ایک نہیں ہے. یہ صرف تھوڑا سا اس کو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں اوورسیز پاکستانی کو کہ یہ پہلا یا آخری پروجیکٹ نہیں ہے جو عمران خان صاحب نے دیا ہے, اس سے پہلے بھی بڑے پروجیکٹ. اصل چیز کیا ہے کہ وہ پوری طرح سے دل و دماغ سے اوورسیز پاکستانی کی پرابلمس کو, ان کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے پہنچائیں. ٹھیک ہے, جہاں پہ بہت سارے مسائل بھی ہیں وہاں کافی سارے حل بھی ہو رہے ہیں, لیکن آہستہ آہستہ ساری چیزیں بڑی نارملائز ہو جائیں گی. اور یہ وہ سیکٹر ہے ریئل اسٹیٹ کا, میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں جتنے بھی بزنس آپ گوگل کر لیں, ریئل اسٹیٹ بزنس کم آن دا فرسٹ ان گوگل, آپ چیک کر لیں, اس کی برانچز بہت زیادہ ہیں. تو پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ ریئل اسٹیٹ نے بہت بوم دیکھا ہے, تھوڑے معاملات کے بعد اس کا کوئی پرابلم نہیں, آپ اس کے بعد اسی سپیڈ سے, اسی رجحان سے اسی طرف جا رہا ہے. جہاں پہ آپ انویسٹمنٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو اس کا بینیفٹ ہوئے گا. جہاں پہ تھوڑا سا میں عمران خان صاحب کی حکومت ہے اس کو میں اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ اوورسیز کا وہ بہت خیال کر رہے ہیں اور اس کو ہیپی دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو وہ پاکستان میں بزنس کرتے ہیں. اوورسیز پاکستانی کو میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں پاکستان میں, تو جو غلطیاں یہ لوگ کرتے ہیں وہ یہ لوگ غلطی کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی چیز خریدنی ہے آپ نے یا انویسٹمنٹ کرنی ہے تو پلیز آئی ریکویسٹ یو آپ پراپر کسی کنسلٹنٹ سے رابطہ کریں. آپ دوستوں, جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے گروپ میں جتنی لٹیگیشن چل رہی ہے اوورسیز پاکستانی کی کورٹس لگ کر دی ہیں, پلیٹ فارم لگ کر دی, وہاں 50% پلس جو پرابلمز آ رہی ہیں وہ آپس میں رشتے داروں کی ہیں کہ دوستوں کے ساتھ ہے. کسی کے کہنے پر انویسٹمنٹ کر دی, کسی بزنس کہنے پہ کر دی, تو ایک پراپر اتنا سارا پاکستان میں بزنس ہو رہا ہے جہاں پہ کنسلٹنٹس ہیں, ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ہیں, لیگل لا فرمز ہیں, جیسے میری لا فرم ہے ایز اے لیگل کنسلٹنٹ. ہم اوورسیز پاکستانی اور فورن نیشنل کو ایڈوائز کرتے ہیں, کنسلٹیشن دیتے ہیں کہ آپ نے کس سیکٹر میں کام کرنا ہے, کس سیکٹر میں کام نہیں کرنا, یہ کہاں پہ زیادہ بینیفٹ ہے. ریئل اسٹیٹ کے بارے میں آپ کو بات بتاؤں, جس طرح بھائی نے بھی کہا ہے کہ جی یہ بومنگ سیکٹر ہے پاکستان کا اور یہ ساری انڈسٹریوں کی ماں کی حیثیت رکھتا ہے. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ لنکڈ کتنی چیزیں ہیں. خالی ریئل اسٹیٹ کو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی گھر بنا کے بیچ دینا, پلازا بنا کے بیچ دینا, ایسا نہیں ہے. اس کے اندر دیکھیں, جیسے آئی ایم چیئرمین لاہور ریسٹورینٹ یونٹی ایسوسیشن, تو ماشاءاللہ اس میں ریسٹورینٹس دیکھیں, میرے پاس کئی ایسے ممبرز ہیں جو اوورسیز پاکستانیز ہیں. میں آپ کو اپنی اسکرین پہ نام نہیں لینا چاہتا, لیکن میرے اتنے وہ عزیز ہیں, قریبی دوست ہیں, بھائی بن گئے ہیں جب سے ہماری یہ ایسوسیشن بنی ہے. وہ کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ لے کے پاکستان سے باہر سے آئے ہیں, اپنا پاسپورٹ چھوڑ کے یہاں پر آئے ہیں, انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. ان کو کوئی چیز نظر آئی ہے, کچھ سوچا تبھی کر رہے ہیں, اور میں گارنٹی کر رہا ہوں, وٹنس ہوں کہ ان کے بزنس آر گوئنگ ویری ویل. ہاسپٹیلٹی سیکٹر بہت بڑا ہے. اس پہ جی عامر صاحب, اس میں کس قدر حقیقت ہے اس بات کے اندر کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ کس قدر اعتماد کرتے ہیں وزیر اعظم پاکستان پر یا پھر حکومت پاکستان کے اوپر, اور وہ آ کر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں پاکستان میں. بتاؤں آپ کو, پہلے تو بات یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی ہے نا, وہ سب سے پہلے اپنے ملک جہاں پیدا ہوا ہے وہ اس پہ اعتبار کرتا ہے. اس کے لیے یہ آگے جو ہیں پلیٹ فارمز ہیں, جیسے ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں عمران خان صاحب, ان کا ویژن بہت براڈ ہے اوورسیز پاکستانی انویسٹمنٹس کے اندر. تو اس کے ساتھ گلوبل انویسٹمنٹ میں بھی بڑا ان کا انٹرسٹ ہے. اور اس میں عمران خان صاحب کی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی انہیں کچھ عرصہ ہوا ہے حکومت میں آئے ہوئے, ان کے جو پلانز ہیں وہ آہستہ آہستہ ایگزیکیوٹ ہو رہے ہیں. اس میں اوورسیز پاکستانی ہیں جو پہلے بات کرتے ہیں اب بھی کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس گورنمنٹ میں چاہے چھوٹی موٹی چیزیں پتہ پانچوں کے برابر نہیں ہوتی. یہ جو سیکٹر ہے اوورسیز پاکستان کا, میں سمجھتا ہوں اوورسیز پاکستانی اس کو عمران خان صاحب کی حکومت میں, ان کی قیادت میں, انویسٹمنٹ میں, ریئل اسٹیٹ میں بالکل 100% استعمال کرنا چاہیے. ایسے فیکٹرز بن رہے ہیں, اور میرے کافی سارے آگے ٹاک شوز میں بھی, انٹرویوز میں بھی میں اس چیز کو اور انسسٹ کرتا ہوں, گورنمنٹ کو ایڈوائز دیتا ہوں. جو میں اوورسیز پاکستانی کو بتا رہا ہوں یہ چیزیں ہونے والی ہیں. ایک ٹرم ہوتی ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس, یہ یو کے, یورپ, امریکہ میں بہت زیادہ ہے. تو میری ریکویسٹ ہے عمران خان صاحب سے کہ آپ جتنے پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں, اربن ڈیولپمنٹ آ رہی ہے راوی ریور کے پاس, اس میں اب ہم ان کو اٹریکٹ تو کر رہے ہیں اوورسیز پاکستانیز کو کہ جہاں پر انویسٹمنٹ کریں, لیکن میری عمران خان صاحب سے ریکویسٹ ہے آن دا بہاف آف مائی بلوڈ اوورسیز پاکستانیز کہ آپ ایک وہاں پہ ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ بنائیں جس کا نام ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس فار اوورسیز پاکستانیز. اس میں جہاں پہ پروسیجر ہے پراپرٹی نام کرانی ہے, آپ کو 10 اداروں میں پھرنا پڑتا ہے. اس کے بعد آپ کو ٹیکسز دینے ہیں, 1000 ایشوز ہیں, وہ سارے سم اپ کر کے ون ونڈو آپریشن اور اوورسیز پاکستان بنا دیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انویسٹمنٹ اور تیزی سے آئے گی, جو پہلے بھی کافی تیزی سے آ رہی ہے.
اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے پاکستان اتنا گروئنگ ملک ہے ان دس سیکٹر. میں آپ سارے بھائیوں کو دوستوں کو اوورسیز پاکستانی کو ایڈوائز کرتا ہوں, بلکہ آپ کہیں تو لائٹن روڈ پہ چیلنج بھی کر سکتا ہوں. پاکستان میں اچھی جگہوں پہ آپ جنگل میں دریا کے پاس جنگل کے اندر جا کے آج کی ڈیٹ میں زمین لینے ہیں. مجھے آپ سال 2 سال بعد دوبارہ اس پرائز پہ وہ زمین خرید کے دکھا دیں. اٹس امپاسبل, اٹس نیکسٹ ٹو امپاسبل. صرف بات یہ کیا ہے کہ اوورسیز پاکستانی کو سمجھنے کی جو ضرورت ہے, ان کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ بھائی کسی طرح مشورہ کر لیں, کنسلٹنٹ ہائر کر لیں, پراپر لیگل ڈاکومنٹیشن کر لیں, تو پرابلم منیمائز ہو جائیں گی ان کی. اب عمران خان صاحب نے ایک اپرچونیٹی دی ہے, ایک فیسلٹی دی ہے کہ آپ انویسٹمنٹ کریں, آپ کو اچھا فائدہ ملے گا, لیکن اب ان کا مقصد اب آپ کو انگلی سے پکڑ کے چلانا تو نہیں ہے. تو وہ جو لیگل پیرامیٹر ہے وہ آپ نے دیکھ رہے ہیں. اس کے لیے جو میں نے لفظ یوز کیا دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں, ایز آف ڈوئنگ بزنس فار اوورسیز پاکستانی. یہ میں کافی پلیٹ فارم پہ اس کی آواز اٹھا رہا ہوں, اور ان شاء اللہ مجھے امید ہے کہ ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب تک یہ آواز پہنچے گی جس دن, تو ان انویسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک کالم نظر آئے گا جہاں پہ یہ پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں اوورسیز کی انویسٹمنٹ کو, ساتھ ساتھ اس کو بھی پروموشن ملنی چاہیے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے فیچر بتائیں آپ ان کو, ون اسٹاپ ونڈو سولوشن سے. تو یہ میری ایک ریکویسٹ ہے عمران خان صاحب سے اور اوورسیز پاکستانی سے. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ. میں جناب رانا عبدالعزیز صاحب کی طرف بڑھتا ہوں. رانا صاحب, تعمیراتی شعبہ کی بات کی جائے, تقریباً 35 جو ہے نا انڈسٹری جو ہے نا اس کے صنعتیں جو ہے نا اس کے ساتھ وابستہ ہو سکتی ہیں. لیکن افسوسناک بات یہ ہے, بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ کنسیپٹ ہے کہ جی پلاٹوں کی خرید و فروخت جو ہے نا وہ پوری کی پوری جو ہے نا یہ انڈسٹری ہے. تو یہ کس قدر آپ اس چیز کو کیسے کنڈیم کریں گے؟ اور تعمیراتی شعبہ تو ایک بہت واسٹ اور بہت ہی وسیع جو ہے نا یہ صنعت ہے, تو اس کو اس محدود ترین جو ہے نا چیز کے اندر کس طرح سے اس کو ہم کر سکتے ہیں محدود؟ اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے, صرف خالی پلاٹوں اور زمینوں کی خرید و فروخت؟ میں سب سے پہلے تو 72 نیوز کا جو ہے نا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے آج اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اس فورم کا انعقاد کیا. اب پاکستان کے جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ کہاں پر زمین خریدیں, کس جگہ پہ وہ جا کے انویسٹمنٹ کریں, کیونکہ اکثر لوگوں کے ساتھ نا فراڈ ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے وہ بیچارے بڑے جو ہے نا پریشان ہوتے ہیں اور دوبارہ سے وہ اس پلیٹ فارم پہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ابھی لاسٹ ٹائم دسمبر میں ایگزیبیشن ہوئی تھی دبئی میں, تو ہم لوگوں نے وہاں پہ پارٹیسپیٹ کیا. تو جب پارٹیسپیٹ کیا تو ہمیں وہاں پہ جا کر اندازہ اس چیز کا ہوا کہ وہاں پہ بہت سارے پاکستانی پاکستان میں زمین خریدنا چاہتے ہیں, لیکن انہیں اعتماد نہیں ہوتا ہے کس پروجیکٹ میں زمین لی جائے, کہاں پہ کیا جائے, کیونکہ لوگ بہت سارا جھوٹ بولتے ہیں, فراڈ کرتے ہیں. جو پاکستانی پاکستان میں موجود ہیں ان کے لیے تو یہ ایک آسانی ہے, وہ جا کر نا زمین کو چیک کر لیتے ہیں, بلڈر کو دیکھ لیتے ہیں, ڈیولپمنٹ کا کام دیکھ لیتے ہیں. لیکن جو بیچارے 50 ڈگری میں کام کرتے ہیں دبئی میں اتنی گرمی میں, ان کے پاس ایسا کوئی سسٹم نہیں ہوتا کہ وہ جا کر نا چیک کریں. تو میں سب سے پہلے اپنے تمام اوورسیز پاکستانیوں کو ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جب بھی کسی بھی پروجیکٹ میں خریداری کریں تو سب سے پہلے اس کی ایک چیز ہے این او سی. اس کے این او سیز کا پتہ کریں کہ آیا کہ اس کا گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کو اپروو کیا بھی ہے یا نہیں. اگر تو وہ اپرووڈ ہے تو آج کل تو ویب سائٹ پر جا کر آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں. اگر وہ اپرووڈ ہے, وہاں پر ان کے پاس لینڈ ہے اور وہاں پہ وہ کوئی ڈیولپمنٹ کا کام کر رہے ہیں اور اس گروپ کی جو ہے نا گڈ ول بہت اچھی ہے, تو دین جا کے جو ہے نا آپ اس میں اپنی انویسٹمنٹ کریں. ہم جس وقت دبئی میں گئے ہیں تو صرف ہم نے ایگزیبیشن میں پارٹیسپیٹ کرنا تھا, لیکن جب ہم وہاں پہ گئے اور ہمیں اتنا پازیٹیو رسپانس ملا ہے کہ جو کہ پاکستان سے بھی زیادہ تھا, ان لوگوں نے ایک مجبوراً میں ایک نام لے دیتا ہوں تاکہ دوسرے پاکستانیوں کو بھی شاید اس سے کوئی فائدہ ہو جائے. ایک ایسی سوسائٹی ہے جس کے 5 این او سیز ہیں, وہ اسلام آباد میں ہے, اسلام آباد کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی, جس کے 5 این او سیز ہیں اور وہ تمام ڈپارٹمنٹ سے اپرووڈ ہے. بڑی مائنر سی اس کی پرائز ہے, بہت اچھا تھا اس کا شیڈول ہے. ان لوگوں نے اس سوسائٹی پر اعتماد کیا. وہ اس لیے اعتماد کیا کہ وہ کسی پرائیویٹ بلڈر کی سوسائٹی نہیں ہے, وہ کوآپریٹو سوسائٹی ہے جو کہ انڈر گورنمنٹ ہے.
تو ان لوگوں نے وہاں پہ اعتماد کیا تو جس وقت یعنی رانا صاحب میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, بڑی پتے کی بات آپ کر رہے ہیں. اس کا مطلب اوورسیز پاکستانیوں کے لیے یہ سب سے پہلا اور بنیادی جو اصول ہے زمین کو خریدنے کے لیے یا گھر یا پلاٹ وغیرہ جو بھی چیز لینی ہے کہ این او سی اس کا جو ہے نا وہ اس کی جانچ کریں کہ وہ ہے اپرووڈ ہے یا نہیں ہے. افتخار بھائی جیسے ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے کہ جب ہم گاڑی خریدتے ہیں تو اس کا انجن نمبر, چیسس نمبر, جی اے سی ایل سی سے اس کو چیک کرواتے ہیں تو دین ہم جو ہے نا وہ بائنگ کرتے ہیں. اچھا, یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ عامر صاحب بھی اس بات سے بخوبی پاکستانیوں کی اس حصے واقف ہوں گے کہ ٹیمپرنگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو ٹیمپرنگ یہاں پر انجن چیسی نمبر تک جو ہے نا تبدیل کر دیے جاتے ہیں. تو یہاں پر اگر پلاٹ وغیرہ یہ چیزوں کے بارے میں اگر بات کی جائے تو بہت ساری ایسی سوسائٹیوں کو میں پرسنلی جانتا ہوں جنہوں نے ایل ڈی اے اپرووڈ لکھا تھا لیکن زمینی حقائق اور حقیقت کے اندر وہ ایل ڈی اے اپرووڈ نہیں تھی. اصل میں یہ ہوتا یہ ہے کہ جب انہوں نے ویب سائٹس کے اوپر لکھا ہوا ہے عامر صاحب اپنی. میں آپ کو جی بولیے آپ. اچھا میں آپ کو بتاؤں, میں دیکھیں جی ہم اس وقت پروگرام ہے 72 نیوز کا ماشاء اللہ, ہم دس از ہیئر فار اٹریکشن اور ٹو کنونس اوورسیز پاکستانی ڈیولپمنٹ کریں. لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہم بھی پاکستانی تھے, ہمارا ملک پیارا ملک پاکستان ہے, وی آر پراؤڈ ٹو بی اے پاکستانی اینڈ مسلم. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم سے جو میں باقی اپنے پلیٹ فارم سے ایسوسیشن کے بہاف پہ چینل پہ میڈیا ٹاک پہ بات کرتا رہتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی کو بھی خیال چاہیے ہاؤ ٹو ڈو اے بزنس. دوسری بات ہے کہ میں اس پروگرام کے حوالے سے گورنمنٹ کو بتانا چاہتا ہوں, ایڈوائز کرنا چاہتا ہوں کہ جتنا آپ پروموٹ کر رہے ہیں اوورسیز انویسٹمنٹس کی, گلوبل انویسٹمنٹ کی فورن نیشنل, آپ ساتھ ساتھ اتنا پروموٹ یہ نہیں کر رہے کہ آپ کی پرابلم کا سولوشن کرے گی گورنمنٹ پاکستان. یہ نہیں ہے, یہ فقدان ہے, یہ کمی ہے, یہ گیپ ہے. پھر ہماری جیسی لا فارمس ہیں وہ آتی ہیں بیچ میں, لوگ ان کے پاس آتے ہیں, پھر ہم جینون پرابلم ان کی حل کرتے ہیں. لیکن اگر گورنمنٹ آف پاکستان براڈر کی طرح بڑا ماشاء اللہ ملک ہے, جتنی کمپیئر عمران خان صاحب چلا رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ کریں اوور پاکستانی یا پیسے بھیجے, ان کو ریوارڈ کا پلان بھی شروع ہو رہا ہے میں سن رہا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی پروٹیکشن بیس ان کا حوصلہ بلند کرنا ہے کہ اگر آپ کو پرابلم آتی ہے کسی ٹرانزیکشن کے اندر, کسی پروسیجر میں, اس کا لائبل کیا ہے. حالی یہ لکھ دینا کہ اوورسیز فاؤنڈیشن بن گئی ہے, دس از ناٹ انف, دس از ریئلی ناٹ انف. اس کے لیے آپ کو پروسیجر بتانا پڑے گا, اس کے فیچر بتانے پڑیں گے, اور میک شیور کرنا پڑے گا کہ جس کیٹیگری میں جو پرابلم ہوئی تھی اس کو گورنمنٹ آف پاکستان کس لیول پہ کتنا کوئک کتنی آسانی سے وہ بھی حل کر کے دے گی. مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ میں اوورسیز پاکستانی کو ایک ایڈوائز کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جب کوئی, جیسے بھائی ابھی میرے بات کر رہے تھے کہ ہاؤسنگ سوسائٹی کا نام لے رہے ہیں, وہ ایک الگ چیز ہے, بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن اوورسیز پاکستانی انویسٹمنٹ صرف ہاؤسنگ پروجیکٹ میں نہیں کرتا ہے, وہ تو عام پروجیکٹ جیسے ایم ایم معلوم روڈ ہے, گلبرگ, بالن ٹاؤن, ڈیفینس, عام پلاٹ ہے وہ بھی خریدتے ہیں, وہ اس میں بھی پرابلمز آتی ہیں. تو میرا مشورہ یہ ہے, جو میرا مزاج ہے, میں نے آج تک جتنی پراپرٹی خریدی ہے میں نے کبھی پراپرٹی نہیں دیکھی, پہلے میں نے دیکھی مجھے بندہ بیچ کون رہا ہے, وہ کون ہے, اس پہ زیادہ فوکس کیا ہے انسٹیڈ آف زمین کہاں پہ ہے. لالچ آپ جب دل سے نکال دیں گے آپ کی ڈائریکشن سیدھی ہو جائے گی. تو آپ صرف یہ دیکھیں. لیکن عامر بھائی اس میں بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ لالچ بھی آ جاتی ہے, لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لا علمی ہوتی ہے, ان کو اس شخص کے بارے میں نہیں پتا ہوتا کہ بھئی یہ شخص ٹھیک ہے یا غلط ہے, اس کے لیے کیا طریقہ بات کر رہا ہوں ان کے اوورسیز پاکستان کے بہاف پہ گورنمنٹ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ وہ فیچر کو پروگرام زیادہ پروموٹ کریں, بجائے کہ انویسٹمنٹ لائیں اس کو پروموشن دیں, اس کو پروموشن دیں کہ اگر آپ کی پرابلم آتی ہے اس کا سولوشن یہ موجود ہے, یہ نمبر, یہ رابطہ, یہ اسٹیپ ہے, یہ پروسیجر ہے, اس کو زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے. وہ پروموشن نہیں ہو رہی ہے. میں بتا رہا ہوں اگر 100% یہ پروموشن دے رہے ہیں اوورسیز انویسٹمنٹ کی, 10% نہیں زیادہ بول رہا ہوں, 5% بھی نہیں ہے پروموشن کہ ہاؤ ٹو گیٹ آؤٹ آف دس پرابلم, شو کم انٹو اٹ, یہ نہیں ہے. میں یہ ان کے بہاف پہ اوورسیز پاکستانی کے بہاف پہ یہ ریکویسٹ گورنمنٹ آف پاکستان سے کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ میں کرتا رہوں گا. کیونکہ جب ہم کبھی باہر جاتے ہیں, میرے سینچریز ہیں میری ٹریولنگ ورلڈ وائڈ, ٹھیک ہے, یورپ, یو کے, امریکہ, جہاں کا آپ نام لیں, پچھلے 20 ایئرس, تو میں جا کے وہاں پہ اوورسیز پاکستان سے ملتا ہوں, یار وہ پاکستان کا نام جو 10-20 سال سے پاکستان آئی نہیں ہوتے, وہ پتہ چلا پاکستان سے بندہ آیا, لاہور سے آیا, ان کی خوشی دیکھنے والی ہوتی ہے چہرے سے, وہ اتنا پیار کرتے ہیں اپنے ملک سے, اور وہ چاہتے ہیں کہ یار زندگی یہاں پر گزار لی ہم نے, یا ہم ابھی اپنی لائف میں سیٹل ہیں, ہم انویسٹمنٹ اپنی روٹ رکھنا چاہتے ہیں پاکستان میں. اس کے لیے سب سے پہلے کسی فرد پہ اعتماد کیے بغیر ان کو جو اعتماد کرنا چاہیے وہ گورنمنٹ آف پاکستان ہے, وہ انہیں کیا دے رہی ہے. اس کے لیے میں بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں, انشاءاللہ کرتا رہوں گا, چیزیں بنوا کے چھوڑیں گے. آپ
जैसे हमने पूरा जोर लगा के लाहौर रेस्टोरेंट यूनिटी एसोसिएशन रेस्टोरेंट खुलवा के दम लिया, हमने सड़कों पे गए, इस्लामाबाद तक गए। अब अगला जो मेरा प्लान है, जो स्टार्ट है, वो तो एसोसिएशन हम चला ही रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला, अगर आपको लाहौर पाकिस्तान में आपके चैनल पे यहाँ पे बता रहा हूँ कोई आवाज़ नजर आई तो सुनाई जाएगी, तो वो आपको आमिर कुरैशी की नजर आएगी, क्योंकि आई लव माई ओवरसीज पाकिस्तानी। बड़े से बात करता हूँ, पैदा इंसान पाकिस्तान में होता है, एंड ऑफ द डे 99% आपके फौज भी पाकिस्तान में होते हैं आके। वो कहते हैं हमने मरना इधर आके, तो उसके अंदर आके यार हमारा इतना खूबसूरत मुल्क है। मैं ये समझता हूँ इमरान खान साहब का जो विजन है रियल स्टेट के अंदर के साथ, टूरिज्म बहुत बड़ा सेक्टर है। अब टूरिज्म को जब प्रमोट करते हैं तो मैं ये चाहता हूँ थोड़े से गैप है गवर्नमेंट के, इनको या तो एडवाइजर सही नहीं मिला या इनको पता नहीं है। ये रियल एस्टेट करी जा रहे हो, रियल एस्टेट गलत कर रहे हैं, ये एक हद तक उसको प्रमोट कर रहे हैं। टूरिज्म के अंदर भी रियल एस्टेट आती है। आपने जब रेस्टोरेंट या होटल बनाना है तो वो रियल एस्टेट है, मेरी बात समझिए आप, टूरिज्म के नीचे भी रियल एस्टेट है। तो रियल एस्टेट की जो ट्रांजेक्शन है, जो उसकी प्रॉपर्टी की आपने प्रोसीजर जो करना है, वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए। होना तो पूरे अवाम के लिए चाहिए, पाकिस्तान के लिए चाहिए, चलिए उसको बहुत टाइम चाहिए, बहुत बड़ा डाटा इन्वॉल्व है उसके अंदर, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी को ट्रीट करें, वो इतना ट्रीट करें जैसे आपके घर के फर्द होते हैं, आप उनसे रोज मिल रहे होते हैं। अवाम, हम पाकिस्तान अवाम सारे घुल मिल गए ऐसे ही है। लेकिन जब हमारे घरों में कोई मेहमान आता है, आप मुझे बताएं कैसे ट्रीट करते हैं, उसके लिए आपने खाने पीने का इंतजाम किया होता है, सफाई वीआईपी किया होता है। तो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान हमारा घर है, ओवरसीज पाकिस्तान हमारे वीवीआईपी मेहमान हैं। जब उनको इनवाइट कर रहे हैं हम, कि आप ये ऐसे ही मिसाल दे रहे हो, इमरान साहब कह रहे हैं आईएनजी इन्वेस्टमेंट करें, ये ऐसे है कि मैं किसी मेहमान को घर पर आईएनजी मेरे पास आप खाना खाएं घर, मुझे शुक्रिया का मौका, जब घर आएगा तो मैं लवाजमत पूरे करके बैठा हूँगा। ये नहीं होएगा कि मेहमान आ गया तो मैंने पीएन को बुलाया या खुद गया जी बोतल लेके आ रहा हूँ, पानी लेके आ रहा हूँ, रे जी आप खाना आ रहा है जी, अब नान ये वो जो खाने पीने की चीजें होती है वो आ रही है, ये गलत है। वो सामान पहले पड़ा होना चाहिए, मेहमान आए उसकी तवाज़ो करें। इसी तरह हमारा मुल्क पाकिस्तान है। बिल्कुल आपने साहब, मैं बड़ा ये आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि गवादर प्रोजेक्ट में आपने बड़ी जो है ना मेहनत की हुई है और बड़ा, हाँ जी 20 साल से आप जो है ना वहाँ पे अपनी सर्विसेज देते रहे हैं। क्या सूरत हाल है, क्या ओवरसीज पाकिस्तानी एक इतना बड़ा हब है हमारा, क्यों इसको हम जो है ना निगलेक्ट कर रहे हैं, क्यों इसके ऊपर जो है ना वर्किंग नहीं हो पा रही है गवादर प्रोजेक्ट? हम इसको निगलेक्ट नहीं करते जी। गवादर प्रोजेक्ट जो है ना वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ना, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हुआ ये कि जिस वक्त सन 2003 में वहाँ पे दोनों बता दीजिएगा कि पाकिस्तानियों के लिए अपॉर्चुनिटीज ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए सबसे पहले ये कि पाकिस्तानी गवादर में, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, किसी भी सिटी में इन्वेस्टमेंट करे, उसकी इन्वेस्टमेंट ख़राब नहीं जाती। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि वो अपने लीगल एडवाइज़र से एडवाइस ले, जिस प्रोजेक्ट में उसने इन्वेस्ट करना है उसकी गुडविल चेक करे, उस बिल्डर की करे, और जहाँ तक ज़्यादा कोशिश करे कि वो ऐसे लोगों से खरीदारी करे कि जिनका मार्केट में नाम अच्छा है। अब जिस तरह से हम दुबई में गए थे, हमने एग्जीबिशन अटेंड करनी थी, वहाँ पर हमने बहुत सारी सेल की, तो हमें क्या हुआ कि हमें फिर वहाँ पे दुबई में अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवानी पड़ी, अल तकमील ग्रुप ऑफ दुबई। फिर हमने वहाँ पे अपना ऑफिस बना लिया, क्योंकि वो उन लोगों को फैसिलिटेट करना है जिन लोगों ने हमारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की है, उनकी इंस्टॉलमेंट का मामला था। दूसरा तो जो ग्वादर में इन्वेस्टमेंट करेगा, जो लाहौर में करेगा, वो बिल्कुल अच्छी इन्वेस्टमेंट करेगा। उसकी वजह ये कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को सिर्फ प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। उन्हें प्लेटफॉर्म दो तरह से मिल सकता है कि जो प्रोजेक्ट आ रहा है उसके एनओसी चेक करें, दूसरा अपना लीगल एडवाइजर हो, बेशक कुछ उसको फीस भी देनी पड़े लीगल एडवाइजर कंपनी को, तो वो लाजमी पे करें ताकि वो फ्रॉड होने से बच जाए। उसकी वजह ये है कि उनका जो पाकिस्तान में भी हमारे पाकिस्तानी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जो 50 डिग्री में काम करते हैं दुबई में, मैं उन लोगों से मिला हूँ, बड़े शफीक लोग हैं, मोहब्बत करने वाले, मेहमान नवाज हैं। उनकी मोहब्बत और हमारे बिजनेस की वजह से हमने अपनी अल तकमील ग्रुप ऑफ दुबई के नाम से अपनी कंपनी रजिस्टर करवाई। तो हम तो कोशिश करें कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा उनको जो है ना प्लेटफॉर्म मुहैया करें, और ग्वादर में इन्वेस्टमेंट करने के उनके बहुत सारे मौके हैं। ग्वादर का जो सबसे आसान चीज़ ये है कि उसके तमाम एनओसी वेबसाइट पर मौजूद है। जिस भी एनओसी को आपने चेक करना है, उस प्रोजेक्ट का नाम डालें, जस्ट लाइक मदीना सिटी ग्वादर कह लें, दूसरा तीसरा कोई भी, तो उसको नाम डालें तो उसमें एनओसी आ जाएगा। अगर उनका एनओसी वहाँ पे बहाल है तो आप यकीनन उस पर जो है ना इन्वेस्टमेंट करें। और आने वाला कल ग्वादर का है
सी पैक जो बनाया जा रहा है वो कोई छोटा मंसूबा नहीं है, इंटरनेशनल वो मंसूबा है और पूरी दुनिया की नज़रें उस पर है। जिस दिन ये ऑपरेट हो गया उस दिन पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। आने वाले कल में ग्वादर में आपको इंचों के हिसाब में भी ज़मीन नहीं मिलेगी। अच्छा जी हाँ, क्योंकि पाकिस्तान का डीप सी पोर्ट है और अभी तो माशाल्लाह मैं सन 2000 में गया था ग्वादर, तो उस वक्त कुछ नहीं था। अभी तो आप ग्वादर जाएँ तो देखें जनाब, उन्होंने गवर्नमेंट ने कितना उस पर वर्क किया हुआ है और सबसे ज़्यादा हाई सिक्योरिटी जो है ना ग्वादर की है। और सिर्फ माँ के जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनके एनओसी चेक करें, बिल्डर की गुडविल चेक करें, लीगल एडवाइस लें आप और इन्वेस्ट करें। आपकी कंपनी भी उधर काम कर रही है? जी हाँ, हमारी कंपनी अल तकमील ग्रुप ऑफ दुबई और ट्रस्ट इन प्राइवेट लिमिटेड, हम लोग जो हैं एक प्रोजेक्ट है मदीना सिटी ग्वादर जो जिसको हम ऑन करते हैं और उसे हम लेकर चल रहे हैं और वहाँ पर डेवलपमेंट का काम भी जारी है। और वहाँ पर मैं तमाम पाकिस्तानियों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने मुल्क में इन्वेस्ट करें, ज़रूर करें, 100 दफ़ा करें, लेकिन क्या है कि पहले स्टेप ना छोड़ें। गुडविल चेक करें, बिल्डर की एनओसी चेक करें, लीगल एडवाइज़र की एडवाइस लें और तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी इससे जो है ना वो मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। उसके अलावा यही है कि पाकिस्तान का जो है ना मुस्तकबिल रियल एस्टेट के शोबे से है, रेस्टोरेंट से है, टूरिज़म से है। तो हमारी हुकूमत जो है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े वो लगन और मोहब्बत से इस पर जो है ना वर्क कर रहे हैं और आइंदा आने वाले टाइमों में बड़ा अच्छा इसमें बूम आएगा और अब भी आ चुका है। रियल एस्टेट का शोबा जो आज से 3-4 महीने पहले था वो आज नहीं है। आज में DHA में बहुत सारे प्राइस हाई हो गए हैं, अपना बैरिया में होंगे, दूसरे तीसरे और प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं। तो हम लोग जो है अपने आने वाले जो प्रोजेक्ट है अभी ओवरसीज़ के लिए हम 2 प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं, वो इंशाल्लाह आपके प्रोसेस से 72 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से ही हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे और उम्मीद है कि हम लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के इत्तेमाद पर इंशाल्लाह पूरा उतरेंगे इंशाल्लाह। मैं हाशिम भट्टी साहब की तरफ बढ़ना चाहूँगा। हाशिम भट्टी साहब, ज़मीनले.com ये इसके क्या फ़ीचर्स हैं और ये किस तरह से ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस साइट से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं और कौन सी जो तमाम अहाता किया हुआ है किन चीज़ों का, वो आप बताइए ज़रा। सर पहले तो बंडल ऑफ थैंक्स कि आपने मुझे 72 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया। तो दूसरी जिस तरह अभी राना साहब बात कर रहे थे और आमिर साहब ने भी बात की कि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तानी से बहुत ही प्यार करते हैं और वो कहते हैं कि हम यहाँ से ही पैदा हुए और हमने आके मरना भी यहाँ पर ही है। उनको हमेशा यही होता है कि हम पाकिस्तान के अंदर, हम बाहर कमाने आए हैं तो हम पाकिस्तान में जाके इन्वेस्टमेंट करें, उधर हम अपनी कोई प्रॉपर्टी वगैरह बनाएं। और उनको इशू सेम ही आता है कि उनको कोई ना कोई ब्रिज मेकिंग उनके अंदर कुछ नहीं होती। तो जिस तरह अब ज़मीनले.com है, ज़मीनले.com में जो इसको इंट्रोड्यूस करवाया वो इसी तरह करवाया कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक ब्रिज मेकिंग का एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर वो वहाँ से ही बैठे बैठे अपना ऑनलाइन सारे चेक कर सकते हैं कि कौन सा जो डेवलपर है, कौन सा डीलर है, रियल एस्टेट एजेंट है या कौन सी सोसाइटी, वो कौन सी ऑथेंटिक है और हमें कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। वहाँ पर ही वो ऑनलाइन एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं और वहाँ पर ही वो सारा कुछ चेक कर सकते हैं कि जी हमें इस जगह पे ये चीज़ ऑथेंटिक है, हमें यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक हो गया। तो जी ये भी जो है ना वो है हाशिम। लेकिन इसमें ये बताइए कि जो जैसे अभी राना साहब भी बता रहे थे कि गवादर जो तकरीबन मासवाई मेरा ख्याल है जो लाहौर में रहने वाले अफराद हैं, चंद एक अफराद ही होंगे जो गवादर तक पहुंच पाते हैं और जाके वहाँ पर फिज़िकली जो है ना उसका मुआयना कर पाते हैं। राना साहब उनमें से एक हैं और राना साहब कल जाना इसलिए भी बनता है कि ये तो इन्वेस्टर हैं। लेकिन अगर आम पाकिस्तानी की बात की जाए तो शायद मेरे ख्याल कराची में रहने वाले भी अफराद जो है ना गवादर तक नहीं पहुंच पाते होंगे। तो उन अफराद तक आप उनको कैसे फैसिलिटेट करेंगे अपनी इस ज़मीनले.com की? सर सिर्फ कराची की बात नहीं है, ज़मीनले जो है वो एक इंटरनेशनल पोर्टल है। इसके अंदर जिस तरह ओवरसीज़ की हम बात करते हैं तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी अब दुबई के अंदर हैं, वो दुबई में से चाहते हैं कि हम देखना चाह रहे हैं कि हम ग्वादर में किस तरह अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए इस तरह के मैंने एक डोमेन लॉन्च करने वाला हूँ
uae.zaminle.com. ठीक है. अब वो स्पेसिफिक UAE के जो हमारे पाकिस्तानी हैं सिर्फ उनके लिए होगी. वो उधर से सारा अपना डाटा उधर एंटर कर सकेंगे. अपना डाटा एंटर करके अपनी इन्वेस्टमेंट वो कितनी करनी चाहते हैं, किस एरिया में करना चाहते हैं, उनको सारी इन्फॉर्मेशन उनको फैसिलिटेट किया जाएगा पूरा उस एक प्लेटफॉर्म से. इस तरह का पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक जो मेरा व्यू मैंने जो देखा है आज तक ऐसा कोई पोर्टल नहीं आया जिसके अंदर वो इतना ओवरसीज पाकिस्तानियों को फैसिलिटेट करते हैं. ठीक हो गया. आमिर साहब की तरफ बढ़ना चाहूँगा. आमिर साहब, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अगर बात करें तो इस प्लेटफॉर्म से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कौन से मौके पैदा हो सकते हैं या आपने इस पर कोई काम किया है? जी, थैंक यू वेरी मच. जैसे कि मैं अपना लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मैं ये समझता हूँ दैट इज़ माई सेकेंड होम. मेरी बड़े सालों से मोर देन डिकेड मेरी एफिलिएशन है वहाँ पे. उधर हमारे जो लीडर हैं अंजुम निसार साहब जो अभी रिसेंटली इलेक्ट हुए एज द प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ पाकिस्तान. हम कराची से इलेक्शन जीत के और 6 साल की जदोजहद के बाद अंजुम निसार साहब सारी टीम हम इलेक्शन जीत के आई है. उनका बड़ा क्लियर विजन है इमरान खान की तरह कि ओवरसीज पाकिस्तानी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और जो टैक्सेस हैं जो सहूलियात है यहाँ पर सारी वो जितनी पाकिस्तान को मिल रही है जो पाकिस्तानी अवाम को मिल रही है उससे ज़्यादा स्पेशल प्रिविलेज होनी चाहिए ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए. और जब भी मेरी उनसे मीटिंग होती है उनको देखता रहता हूँ मैं. वो अपने तौर पर भी सारी बात ओवरसीज पाकिस्तानी की बहुत ज़्यादा हमायत में है और कई दफ़ा उन्होंने इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट भी की है कि इस शोबे को एक अलग से प्रायोरिटी दे के कदर काम करें. इसी तरह हमारे इरफान इकबाल शेख साहब हैं जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट भी हैं और माशाल्लाह कौन नहीं जानता अल्पता चेन के चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं. वो भी अंजुम निसार साहब जो हमारे लीडर हैं उनके विजन के मुताबिक वो भी लाहौर में बैठ के लाहौर चैम्बर को पूरा साल चला रहे हैं माशाल्लाह. और ओवरसीज पाकिस्तान के लिए बड़ा नरम गोश का दिल रखते हैं अंजुम निसार साहब की तरह. मुझे इरफान शेख साहब ने स्पेशली क्योंकि उनको भी पता है मेरे क्या मामला है जिस तरह ओवरसीज पाकिस्तानी को लुक आफ्टर करते हैं हमदर्दी रखते हैं. उन्होंने मुझे ऑनर दिया है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स कमेटी का चेयरमैन बना के इरफान इकबाल शेख साहब ने. मैं उनको ऑनर भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ. वो भी हमारे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बड़ी जल्दी मैं आपको बताऊं एक अंदर ना 30+ हैं जो सेक्शन बने जहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस है वहाँ पे पासपोर्ट है एक्साइज है प्रॉपर्टी टैक्स ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए उनको ओवरसीज पाकिस्तान से अलग से शोबा एक बन रहा है. बड़ी जल्दी अनाउंस कर रहे हैं इरफान इकबाल शेख साहब. ये मेरी उनकी कल अभी मीटिंग हुई है. अच्छा, तो इंशाअल्लाह बड़ी जल्दी वो कर रहे हैं. तो ये कितना जबरदस्त स्टेप होएगा लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का रिगार्डिंग ओवरसीज पाकिस्तानी. वेरी गुड. तो दिल खुश हो जाएगा ओवरसीज पाकिस्तानी. क्या बात. तो मैं एक बात को फिर क्लोज करना शुरू चाह रहा हूँ कि जैसे मेरी लॉ फर्म है एसएस लीगल कंसल्टेंट्स हम कहते हैं बेशक हमारा बिजनेस लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी को गवर्नमेंट के साथ ज़्यादा एफिलिएशन होनी चाहिए ज़्यादा काम वहाँ करना चाहिए. इस तरह मेरे जिस तरह आपसे मेरी बात हुई थी पहले मेरे डिफरेंट बिजनेस हैं. जो मेरा साथ दूसरा बिजनेस दैट इज SavilSky.immigration.com है जिसमें हम वीज़ा कंसल्टेंट्स भी हैं. हम ओवरसीज पाकिस्तानी को अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है उसके साथ उनको कोई फॉरनर लेके आना है उसका वर्क परमिट चाहिए वो भी अरेंज करके देते हैं. लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इन सारी चीज़ों के बावजूद ओवरसीज पाकिस्तानी को जैसे मैंने मिसाल दी है इनको अपना VVIP गेस्ट समझे. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने घर में बुला रहे हैं उनको बुलाने से पहले तो सारे लवाजमत पूरे होने चाहिए पूरे हो चुके पाकिस्तान में आने चाहिए. तो मेरी दिल से दुआ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बड़ा जल्दी और अच्छा कदम उठाए ताकि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पे आ सके. और ओवरसीज पाकिस्तानी के वास्ते आपको बात दूँ आपको मैं कब ये कैलकुलेट करें जो फॉरेन नेशनल्स हैं उनकी भी उससे ज़्यादा जो उस लेवल की इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में. तो आप देखिए कि पाकिस्तान कितना जरखेज मुल्क है इकोनॉमिकली कि सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं है कितनी मल्टी नेशनल चेन है जो पाकिस्तान में मौजूद है और आगे कितने अरसे जल्दी वो आ रही है यहाँ पे. तो पाकिस्तान हमारा दिल है हमारा घर है. तो जो बाहर बैठे हुए हैं ये भी हमारे भाई हैं. तो इनके लिए मेरे अपने प्लेटफॉर्म से जो मेरा प्राइवेट प्लेटफॉर्म है वो भी हाजिर है ओवरसीज पाकिस्तान के लिए. और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पहले ही बड़े अच्छे काम कर रही है. तो इन सारों के बीच में जो ब्रिज है जो कंप्लेंट्स हैं बार बार आके रिक्वेस्ट करूंगा और हौसला दे रहा हूँ ओवरसीज पाकिस्तानी को कि मैं एज ए एसोसिएशन आपके बिहाफ पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से बड़ा सख्त एहतजाज भी कर रहे हैं रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि जितना प्रमोट कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट बायस है उससे ज़्यादा प्रमोट करें इनकी प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ. जी मैं आपसे कहना चाहता हूँ जी राना साहब मैं आपसे आखिरी सवाल आज का रखकर जो है ना आपसे ये राय लेना चाहूँगा कि अगर अरब एमिरेट्स की आप ना सरकारी अदाद-ओ-शुमार देखिए
2019 के, ठीक है, उन्होंने उसके मुताबिक आप वहाँ पर एक एग्जीबिशन भी अटेंड करके आए और फिर उसमें भी आपको इसका रिज़ल्ट सामने आया। उनके अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तानियों ने जो है वो वहाँ पर 8 अरब डॉलर से ज़ायद की जो है ना मुख्तलिफ रियासतों के अंदर, जो कि UAE की रियासतें हैं, वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट की। वो अगर धन, वो जो भी था, जैसा भी था पैसा, वो पैसा अगर पाकिस्तान के अंदर इनको यहाँ पर सरमायाकारी के मौके मिलते तो क्या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ना करते, तो कहाँ पर जो है ना प्रॉब्लम आ रही है उसको ज़रा थोड़ा सा एड्रेस कीजिए। ये कि ओवरसीज पाकिस्तानी अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। पाकिस्तानी अपने सरमाए को वो समझते हैं कि यहाँ पे गैर महफूज है, जो कि अब नहीं है। अब बहुत सारी चेंजिंग आ गई हैं। 19-20 प्रॉब्लम हर मुल्क में होते हैं, पाकिस्तान में भी हैं, लेकिन अब जो अपना इमरान खान साहब के जो इक़दाम हैं उससे काफ़ी बेहतरी आ गई है। वो मिलेगा इस सेक्टर को कि ये इस तरह से अब अगर हम यहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तानियों को अच्छे प्लेटफॉर्म दे दें, वो तमाम पाकिस्तानी जिन्होंने अरब इमारात में या दूसरे ममालिक में अपनी इन्वेस्टमेंट की है, जो कि होटल्स में है, रेस्टोरेंट्स में है, कई चीज़ों में, वो फ़ौरन उसको जो है डाइवर्ट कर देंगे पाकिस्तान में। लेकिन वो कब करेंगे? जब उन्हें ये शोर हो जाए कि वो खुद महफूज है, उनका सरमाया महफूज है, किसी गलत हाथ में उनका सरमाया नहीं जा रहा, उस वक्त वो सारे पैसे उठाकर पाकिस्तान ले आए। अब ये बहुत सारे, मैं पाकिस्तानी को एक और चीज़ बताता हूँ कि बड़े खूबसूरत इश्तिहार चलाते हैं प्रोजेक्ट के बिल्डर और डेवलपर्स जो है ना, तो खुदारा आप उनके खूबसूरत इश्तिहारों पर ना जाएं, मौके पर देखें कि डेवलपमेंट हो रही है, बिजली का उनको NOC है, गैस का है उनके पास, पानी वहाँ मौजूद है, रोड नेटवर्क वहाँ पे मौजूद है, सीवरेज वहाँ पे मौजूद है। क्या वो जो सारी बातें कर रहे हैं वो बातें ही हैं या वहाँ पे हकीकत भी है? आप सिर्फ उनकी मीठी बातों पर ना जाएं, उनके बहुत आला किस्म की जो एडवर्टाइज करते हैं खूबसूरत इश्तिहार, उन पर ना जाएं, रियलिटी को चेक करें। प्रोजेक्ट में बेसिक चीज़ें जो हैं, बिजली, पानी, सुई, गैस, टेलीफोन, सीवरेज, रोड नेटवर्क, ये मौजूद है। हाँ, ये मौजूद है। NOC है, हाँ जी है। आपने लीगल एडवाइज़र से आपने एडवाइस ली, वो कहता है जी ठीक है, आप बिला झिझक जो है ना उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, मैं तमाम बिल्डर्स से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा पाकिस्तानियों के लिए आप नरम गोशा रखा करें। वो बहुत गर्मी में काम करते हैं, उनके पैसे को महफूज रखा करें, बल्कि सबके पैसे को महफूज रखा करें। लेकिन अगर कभी किसी पाकिस्तानी के साथ 19-20 होता है, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर सकता, तो उन्हें आप फाइन ना करें, उनके प्लॉट कैंसिल ना करें, उन्हें अजियत से ना गुजारें। उनकी बड़ी खून पसीने की कमाई है। तो मैं समझता हूँ कि तमाम बिल्डर्स जितने भी मेरे दोस्त हैं, तमाम रियल एस्टेट के जो काम करने वाले हैं, वो सब समेत मेरे, कि हम ये अहद करते हैं कि हम पाकिस्तानियों के सरमाए की हिफाजत करेंगे और इंशाल्लाह इनकी ख्वाहिशों पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करेंगे। एक मैं आप जी आमिर साहब, और मैं जी माशाल्लाह एक बल्कि आप भी अपनी बात ज़रूर कंटिन्यू कीजिएगा, उसके साथ मैं एक छोटी सी बात अटैच कर देता हूँ ताकि आप उस बात के साथ देख लीजिएगा कि आया कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जहाँ इतने इक़दाम कर रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक जो है ना 1 विंडो ऑपरेशन जो है ना वो कायम कर दिया जाए, पोर्टल, ठीक है ना। तो वहाँ से अगर वो आए और उनको गवर्नमेंट की सपोर्ट हासिल हो कि वो जैसे मियाँ राना साहब फरमा रहे हैं कि वो कहाँ से चेक करें फिज़िकली, तो वो आके यहाँ पर कोई भी ज़मीन का मुआयना या कुछ भी नहीं कर सकते, तो उनको वहाँ से सहूलत दस्तयाब हो ताकि वो अगर उस पोर्टल पर जाएँ तो उनको हर किस्म की जो है ना इंफॉर्मेशन वहाँ पर दस्तयाब हो, जैसे कि ये ज़मीन.com मैंने आपको जैसे पहले बताया ना कि गवर्नमेंट पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है, उनके जो एडवाइजर है, गैप है थोड़ा सा। इनका जो पोर्टल है, आप देख लो ओवरसीज पाकिस्तान का, उसके फीचर्स डिटेल में नहीं है। वो आपको कोई कंप्लेंट है तो आप लिख सकते हैं, अच्छा, तो उसके अंदर कैटेगरीज होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात मैं क्लोज करता हूँ कि इंशाल्लाह अगले महीने से मेरा पर एक मैगजीन आ रहा है, 7 स्काई मैगजीन, इंशाल्लाह उस पर एक मैं आपको आपके प्रोग्राम में चैलेंज करके जा रहा हूँ, किसको? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, ओवरसीज पाकिस्तान से मैंने इतनी वर्किंग कर चुका हूँ और आगे बड़ी जल्दी क्लोज करने वाला हूँ उसको, कि ओवरसीज पाकिस्तानी अपने अपने मुल्क में जहाँ पे हैं इस वक्त, वहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ हैं उनको, कैटेगरी वाइज रियल स्टेट है, टूरिज्म है, वहाँ पे क्या है, उसके मुकाबले में उसके आगे अगले कॉलम में मैं पाकिस्तान का लिखूंगा कि पाकिस्तान में क्या फीचर्स हैं।
तो आप जब इन्वेस्टमेंट भागते हैं पहले उनको ये बताएं कि जी आप वहाँ पे ये इंजॉय कर रहे हैं, ये फैसिलिटीज हैं, पाकिस्तान का देगा आपको। ये वर्किंग पाकिस्तान में नहीं है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको कि मैं वर्किंग कर रहा हूँ। मेरी जिंदगी सारी मिसालों के ऊपर रियलिस्टिक मिसाल होनी चाहिए। आपने जो बात की थी मिसाल आसान क्या करता हूँ ताकि लेमन को समझ आए। सड़कें पूरे पाकिस्तान में हैं, रास्ता तो टूटी हुई है, सही होनी चाहिए, वन विंडो ऑपरेशन मौजूद है, एक्टिव नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपकी आमिर कुरैशी साहब, आपकी आमद का जनाब आमिर राना अब्दुल अजीज़ साहब और हाशिम भट्टी, तीनों मेहमान शख्सियत का बेहद शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक्त दिया और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वो मसाइल डिस्कस किया और उनका बेहतरीन हल और सलूशन जो है वो पेश किया, और आगे कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इसकी भी राहें जो है उसका कुछ अक्स जो है वो दिखाने की कोशिश की। अपने मेज़बान इफ्तिखार अहमद सईद को आज के इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़। मैं चाहता हूँ आप नारा मारें मेरे साथ, पाकिस्तान जिंदाबाद।